40वां क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज प्लाटो करियर। प्लाटो करियर क्या होता है, इन दिस रीचिंग अ लेवल हायर देन वेयर वन स्टार्टिंग। मतलब आप एक हाई लेवल पे रीच कर जाते हैं, जहां से आपने शुरू किया वहां से आप काफी हाई लेवल पे पहुंच गए, बट देन कंटिन्यूइंग द सेम लेवल। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई शेप बनेगा, यहाँ से आप धीरे से धीरे से मतलब छोटे से लेवल से आपने शुरू किया, आप हाई लेवल पे पहुंच गए और वहीं पे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को जीएम तक बनना है या मेरे को सीजीएम तक बनना है, उसके आगे पोस्टिंग नहीं लेनी, आगे प्रमोशन नहीं लेनी, तो वो हो गया प्लेटो करियर। मतलब आपने कम से शुरू किया, आप एक हाई लेवल पे पहुंच गए, लेकिन आप उसी हाई लेवल पे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है प्लेटो करियर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 40 भी पूछते हैं। जितने भी टाइप के करियर है, ट्रांजिटरी, स्पाइरल, सारे ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41। इसमें बोल रहा है शाइन हैज गिवन अनदर थ्री डायमेंशंस मूवमेंट, व्हाट आर दोस। तो शाइन ने तीन डायमेंशन मूवमेंट दिया था किसी भी कलर को लेके, तो क्या क्या था। एक वर्टिकल है, दूसरा सर्कमफेरेंशियल है, तीसरा रेडिकल है। तीनों में क्या डिफरेंस है। वर्टिकल मतलब अलोंग विद द हायरार्की। हायरार्की मतलब पहले क्लरिकल है, फिर स्केल 1 2 3, तो जैसा आपका हायरार्की होगा उसी हिसाब से आप प्रमोशंस लेंगे, आगे अपना करियर में इंप्रूव करेंगे। तो उसको बोला जाता है वर्टिकल करियर। वर्टिकल मतलब जैसा हमारा हायरार्की होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे। दूसरा हो गया सर्कमफेरेंशियल। इसमें क्या होता है, along with the different division and function, अलग अलग आप डिपार्टमेंट में और अलग अलग तरीके के काम करना आप पसंद करेंगे, वो हो गया सर्कमफेरेंशियल करियर। वर्टिकल मतलब सेम आप चल रहे हो 1 2 3 जो भी आपका स्केल है। सर्कमफेरेंशियल मतलब आप अलग अलग डिवीजन और अलग अलग जगह पे आप काम कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप काम करना पसंद कर रहे हैं, उस तरह का आपका करियर पैटर्न है, उसको बोला जाएगा सर्कमफेरेंशियल। लास्ट है रेडिकल। रेडिकल में क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर की तरफ काम करना, इस तरह का काम करना आप पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा रेडिकल, वर्टिकल एंड सर्कमफेरेंशियल, तीन तरीके का शाइन ने हमारा थ्री डायमेंशन जो मूवमेंट दिया था करियर का, वो हमारा ये हो गया। 41 हुआ, 42 देख लेते हैं। व्हाट इज कॉनिकल करियर मूवमेंट। कॉनिकल मतलब ये जो तीन हमने नाम पढ़े अभी, वर्टिकल, सर्कमफेरेंशियल, रेडिकल, इन तीनों का मिक्सिंग हो गया कॉनिकल। तो एक पर्सन जो इस तीनों ही टाइप के करियर पैटर्न को फॉलो करेगा उसको बोला जाएगा कॉनिकल। सो इसका आंसर है इट इनकॉर्पोरेट सीक्वेंशियल मूवमेंट इन ऑल द, तो हर तीनों टाइप में सीक्वेंशियल मूवमेंट रहेगा। किस तरीके के तीनों डायमेंशंस में, वर्टिकल में, सर्कमफेरेंशियल में और रेडिकल में, उसको बोला जाता है कॉनिकल करियर मूवमेंट एज पर शाइन। ठीक है, कॉनिकल क्या हो गया, इसमें तीनों ही डायमेंशन जिसकी बात की जा रही है, वर्टिकल, सर्कमफेरेंशियल और रेडिकल, उन तीनों का ही सीक्वेंशियल मूवमेंट रहेगा, उसको बोला जाता है कॉनिकल करियर मूवमेंट एज पर शाइन। 42 हो गया, 43 देख लेते हैं। व्हाट इज करियर एंकर। करियर एंकर क्या होता है, this refers to personal sense of type of work individual wants to pursue and what that work or career means to individual। मतलब करियर एंकर का मतलब हो गया कि, सेकंड लाइन पढ़िए पहले, आपको ज्यादा अच्छे से पता लगे। इट ऑल्सो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन व्हाई इंडिविजुअल ट्राई टू फॉलो, मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एक टाइप के पैटर्न को क्यों फॉलो करता है, तो उसी का आंसर हमें करियर एंकर के थ्रू पता लगता है। ये एक टाइप का कंसेप्ट है, ये बताता है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, किसी भी काम को परस्यू करना चाहता है तो क्या, क्यों करना चाहता है, क्या उसका पर्पस है किसी भी इंडिविजुअल का, उसका उस काम के लिए, वो उस काम को क्या समझता है और वो काम उसके लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, इससे एक्सप्लेनेशन पता लगता है कि वो किसी भी पैटर्न को क्यों फॉलो करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पीछे तीन पैटर्न पढ़े थे, वर्टिकल में कोई जाएगा हायरार्की के हिसाब से, सर्कमफेरेंशियल अलग अलग डिवीजन में, रेडिकल में टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्यों पर्सन ऐसा करता है, क्या ऐसा रीजन है या क्या ऐसा कंसेप्ट है जो किसी की पर्सन जो है अपने काम को लेता है, काम उसके लिए क्या मायने रखता है, वो हो गया उसका करियर एंकर। ये करियर एंकर का कंसेप्ट हो गया। ये किसने डिफाइन किया था करियर एंकर को, शाइन ने इसको डिफाइन किया था। हु कॉइंड द टर्म करियर एंकर, शाइन ने ये टर्म दी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 45। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन करियर एंकर, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। करियर एंकर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, सेल्फ परसेप्शंस ऑफ टैलेंट्स एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन वन परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या हो गया कि किसी इंडिविजुअल को लगता है कि वो इस काम को, उसमें टैलेंट है कि वो इस काम को इतने अच्छे से कर सकता है। और कुछ लोग बोलते हैं जैसे हाँ मुझे मालूम है कि इस काम को मैं कितने अच्छे से कर सकता हूँ, तो उसको अपना टैलेंट मालूम है, अपनी एबिलिटीज पता है, तो उसको बोला जाता है सेल्फ परसेप्शन। मतलब आप खुद के बारे में अवेयर है कि हाँ मेरे में ये टैलेंट है और मैं इस काम को कर सकता हूँ। दूसरा है सेल्फ परसीव मोटिव्स एंड नीड्स बेस्ड ऑन सेल्फ डायग्नोसिस एंड फीडबैक। मतलब आपके क्या क्या मोटिव्स है और आपकी क्या क्या नेसेसरी है, क्या क्या आपकी नीड्स है, उस हिसाब से भी डिसाइड रहता है। तीसरा सेल्फ परसिस एटीट्यूड, कैसा आपका एटीट्यूड है एंड कैसे आपकी वैल्यूज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द नॉर्म्स एंड वैल्यू इम्प्लिसिट ऑन द इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस तरह का आपका एटीट्यूड है अपने काम को लेके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी डिफाइन करता है हमारा करियर एंकर। तो तीन कंपोनेंट हो गए,
अपने टैलेंट और एबिलिटीज को आप क्या समझते हैं, उसका सेल्फ परसेप्शन होना। सेल्फ परसेप्शन मतलब खुद को समझना, खुद का ज्ञान होना। सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड्स, आपकी क्या, किस से आप मोटिवेट रहते हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे पता लगेगा, आपकी सेल्फ डायग्नोसिस करके और फीडबैक से। और तीसरा सेल्फ परसीव्ड एटीट्यूड, कैसा आपका एटीट्यूड अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, अपने काम को लेकर। तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे करियर एंकर के कंपोनेंट्स होती है। नेक्स्ट, एज पर शाइन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ करियर एंकर। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि 5 तरीके के करियर एंकर होते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन बोला था कि करियर एंकर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उससे भी पहले हमने देखा था कि करियर एंकर होता क्या है, कि कोई भी पर्सन किसी भी पैटर्न को क्यों फॉलो करता है वो हमारा करियर एंकर में बताता है। ठीक है, शाइन ने ही डिफाइन किया, और 3 इसकी कंपोनेंट है वो भी हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन है कि शाइन ने जो 5 तरीके के करियर एंकर बताए वो कौन कौन से थे। ये इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकते हैं। टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, दूसरा मैनेजरियल, तीसरा सिक्योरिटी, चौथा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, पांचवा ऑटोनॉमी। तो अभी हमने देखा था कि करियर एंकर बताता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पैटर्न को या किसी भी जगह पे क्यों काम करना पसंद करता है। यही था ना, इंडिविजुअल वांट्स टू परसीव, कि कोई पर्सन कोई करियर क्यों चूज करना चाहता है, क्यों उसमें आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके क्या 5 तरीके के जो है हमारे करियर जो एंकर है उसके 5 तरीके के कंसेप्ट हो सकते हैं। पहला है टेक्निकल और फंक्शनल फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, दे लाइक पर्टिकुलर फील्ड एज पर देयर स्किल्स। तो टेक्निकल और फंक्शनल का मतलब किसी पर्सन को टेक्निकल काम बहुत पसंद है, किसी को मैनेजरल काम पसंद है। तो जैसा उनका नॉलेज है, जैसा जिस तरह के फील्ड में वो काम करना पसंद करते हैं, और वो डिपेंड किस पे करेगा, उनकी स्किल्स पे, उनकी जैसी स्किल्स है। हर पर्सन की अलग अलग स्किल्स होती है, किसका ड्राइंग अच्छा है, किसका पेंटिंग अच्छा है, अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी अलग अलग, सॉरी, अलग अलग पर्सन में अलग अलग स्किल्स है, उस हिसाब से वो अपने अलग अलग फील्ड को चूज करते हैं लाइफ में। तो वो हो गया टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब उनके अंदर योग्यता है, टेक्निकल योग्यता है, किसी का टेक्निकल बहुत बैकग्राउंड बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉग है, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो बहुत फास्ट उसको कैप्चर करते हैं, तो उनके अंदर वो स्किल है। ठीक है, तो पहला रीजन ही हो गया। दूसरा हो गया मैनेजरियल। मैनेजर मतलब कुछ लोग हैं जिसको मैनेजमेंट का काम पसंद है, वो मैनेज करना पसंद करते हैं, तो वो मैनेजर जो है वो बन सकते हैं, उस तरह की फील्ड में जा सकते हैं। तीसरा सिक्योरिटी, किसी को बहुत ही सिक्योर सेफ वर्क एनवायरनमेंट काम करना पसंद है, और लोकेशन ऑल्सो, वो ये भी देखते हैं कि जहाँ पे हम काम करेंगे वहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी सिक्योर हो। तो इस तरह के लोग आर्मी आर्मी इस तरह में कम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बात बोले काम को लेकर सिक्योरिटी का और वर्क एनवायरनमेंट इतना सिक्योर नहीं रहता है। तो इस तरह के लोग पेपर वर्क इस तरह की चीज़ों में जाएंगे जहाँ पे उनको काफ़ी सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। क्रिएटिविटी, इस तरह के लोगों को सिंपल आप बोरिंग काम देंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, इनको हमेशा कुछ नया क्रिएटिव करने का इनको इंटरेस्ट रहता है। तो आपने देखा होगा कुछ जैसे हाउस जो घर को डेकोरेट करते हैं उस फील्ड में है, जो नए नए नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, या कुछ अलग अलग टाइप के डिजाइनर्स होते हैं जो कपड़े का आप बोलिए कि ड्रेस डिजाइनर्स, या घर का डेकोरेशन, इस तरीके की फील्ड में जा सकते हैं जो कि काफी क्रिएटिव होते हैं नेचर से। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू वर्क, इनको कोई रोके टोके नहीं है, चुपचाप अपना अच्छे से काम करे, तो ज्यादातर वो हमारा ऑटोनॉमी। तो इस तरह का करियर लेंगे जहाँ पे उनको काफी रोक टोक नहीं होगी, और ये अपना फ्रीडम होकर अपना बेस्ट आउटपुट दे सके। ठीक है, इस तरीके के जो है शाइन ने 5 तरीके के करियर एंगल बताए हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी। ठीक है, इन पांचों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो सभी हमने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं 47 क्वेश्चन। व्हाट इज करियर पाथ प्लानिंग सिस्टम। करियर पाथ प्लानिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ। जो आपका करियर डेवलपमेंट है उसमें 2 फेजेस होते हैं, एक तो प्रियर टू एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एक्वायर करने से पहले, और दूसरा फेज होता है आफ्टर एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, कि आपके अंदर क्वालिफिकेशन आ गई उसके बाद। तो 2 फेजेस हो गए आपके करियर डेवलपमेंट में। सो करियर प्लानिंग क्या हो गया। करियर प्लानिंग इज एन एचआरडी सब सिस्टम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉय है उनको डेवलप करना कैसे। उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अलग अलग सेशंस, अलग अलग वेबिनार सेमिनार्स कराए जाएंगे ताकि उनको डेवलप किया जा सके, किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, तो करियर प्लानिंग भी इसी का ही सब सिस्टम है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब सिस्टम हो गया हमारा करियर प्लानिंग। एचआरएम का सब सिस्टम हो गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सब सिस्टम हो गया करियर प्लानिंग। तो इट एस्टैब्लिश अ लिंकेज बिटवीन अदर सब सिस्टम लाइक मैन पावर प्लानिंग, जॉब रोटेशंस, ट्रांसफर, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सभी चीज़ों के बीच में लिंकेज सेटअप किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा करियर पाथ प्लानिंग में। ठीक है, कब आपकी ट्रांसफर हो रही है, कब आपका प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ आपकी ट्रेनिंग की जा रही है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस को जाना जाएगा कि किस तरह का आपका परफॉर्मेंस है, और मैन पावर की प्लानिंग की जा रही है कि कहाँ पे कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, किस हिसाब से जॉब का रोटेशन होगा। जॉब रोटेशन मतलब आपने देखा होगा कि सेम ब्रांच में भी अलग अलग जो डेस्क है उसको चेंज किया जाता है 6 मंथ के बाद, कहीं पे एवरी 3 मंथ्स में जो काम को चेंज किया जा सकता है। और जॉब रोटेशन का रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन हो सकता है कि कई बार बहुत ज्यादा लोग बोर हो जाते हैं सेम टाइप के काम को करने से, तो उनको टाइम टू टाइम जॉब रोटेशन होगा तो नई नई चीजें उनको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और
ब्रांच के लिए भी अच्छा है, कभी स्टाफ का शॉर्टेज हो गया तो उनको सारा काम मालूम होगा, सारी सीटों का काम मालूम होगा, तो आसानी से ब्रांच को रन किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ रीजन है जॉब रोटेशन, और सिक्योरिटी के लिए भी ये, सेफ्टी के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, अगर किसी टाइप का कोई अगर फ्रॉड हो रहा है तो जॉब रोटेशन होता रहेगा 3 to 6 मंथ में, तो टाइम पे दूसरा पर्सन आपका उस सीट पे आएगा, तो सभी स्टाफ नहीं इन्वॉल्व हो सकते। तो इसके कुछ बेनिफिट्स है जिसके लिए जॉब रोटेशन होता है। तो करियर प्राप्त करने में इन सभी के बीच में लिंकेज सेटअप किया जाता है। 48 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेल्फ डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनैलिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशंस विद कोऑपरेटिव ईज। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी मैच्योर पर्सनैलिटी को डेवलप करना। कोई भी पर्सन है मान लीजिए, उसको इस तरह से डेवलप करना कि कितना भी डिफिकल्ट टास्क या अलग अलग टाइप का टास्क या कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो उसको बहुत ही आसानी से एडजस्ट कर सके, उसको आसानी से हैंडल कर सके, वही होता है सेल्फ डेवलपमेंट। मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई पर्सन है, दो स्टाफ है, एक स्टाफ ऐसा है जिसका कोई भी थोड़ा बहुत भी कोई टेंशन हो जाता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा, जो छोटी सी बात का बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो जाता है, टेंशन के कारण वो काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो भी सिचुएशंस, क्योंकि ऑफिस में है तो कुछ अलग अलग टाइप के टास्क हो सकते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा हैक्टिक सिचुएशंस हो सकता है, या फिर टाइम नहीं होगा और आपको फटाफट से कोई रिपोर्ट सबमिट करना है। तो सेल्फ डेवलपमेंट मतलब किसी पर्सन को किसी भी टाइप का डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, कैसा भी डिफरेंट उसको टास्क दिया जाए, बहुत आसानी से उसको अच्छे से वो उस सिचुएशंस को एडजस्ट कर सके, बहुत आसानी से उस प्रॉब्लम को अपना सॉल्व कर सके, वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड यूटिलाइजिंग द ट्रिमेंडियस पोटेंशियल विद इन वन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो हर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के अंदर ट्रिमेंडियस मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, उसको यूटिलाइज करना और डिस्कवर करना, मतलब बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि वो इस तरह से आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो उसको डिस्कवर करना, उसके ट्रिमेंडस पोटेंशियल को डिस्कवर करना और उसको यूटिलाइज करना, वो हो गया हमारा सेल्फ डेवलपमेंट। 48 हो गया। 49 देख लेते हैं। सेल्फ कैन बी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, नेम दोज। तो सेल्फ को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनके नाम बताइए। पहला है पेटेंट सेल्फ, जिसको एक्सटर्नल सेल्फ भी बोला जाता है, और दूसरा है इनर सेल्फ। वन बाय वन देख लेते हैं। पेटेंट सेल्फ या एक्सटर्नल सेल्फ वो होता है जिसमें आइडेंटिफाई या फिजिकल फीचर, किसी भी इंडिविजुअल की जो बाहर के जो फीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो आप फीचर्स बोले, वो दिखने में कैसा है, उसके जो फिजिकल फीचर्स है वो देखा जाएगा इसमें। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके फिजिकल फीचर्स को। एक्सटर्नल सेल्फ हो गया। इनर सेल्फ मतलब उसका बिहेवियर का पैटर्न क्या है, क्या उसकी वैल्यूज है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, ये सब हमारे इनर चीजों को बताता है ना। इनर सेल्फ हो गया हमारा, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, क्या चीज़ है जिसको हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, या क्या चीज़ है जो हम अच्छे से जिसमें हम परफॉर्म नहीं कर पाते, हमारी वैल्यूज क्या है, किन चीज़ों को हम वैल्यूज देते हैं, और बिहेवियर हमारा किस तरीके का है, तो ये सब इनर सेल्फ में आ जाएगा। और पेटेंट सेल्फ, जिसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल सेल्फ, इसमें आपकी फिजिकल फीचर्स, बाहर से आप कैसे दिखने में, इस तरह की चीज़ों को ही नोट किया जाएगा, आपके एक्सटर्नल फीचर्स को। और इनर सेल्फ में आपकी बिहेवियर को, आपकी वैल्यूज, स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50, what are prime responsibility and general policy guidelines of organization for developing and implementing the career plan? तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और होनी चाहिए, पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो डेवलप करे और इम्प्लीमेंट करे करियर प्लान को, अपने एम्प्लॉयज़ के करियर प्लान के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या उनकी पॉलिसीज होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। आंसर देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ करियर प्लानिंग इज मेड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर कट, जिसमें कोई डाउट ही ना हो, उस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉय के करियर प्लानिंग की। बेंचमार्क्स आर लेट डाउन। बेंचमार्क्स होता है एक स्टैंडर्ड सेटअप कर देना। ठीक है, तो वो जो बेंचमार्क्स है, जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, तो वो बेंचमार्क आपको बताना है कि ये बेंचमार्क है, ये हमारी पॉलिसी है, वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट यानी क्लियर कट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, करियर पॉलिसी इज अ फैसिलिटी फॉर ग्रोथ एंड नॉट ए राइट ऑफ एडवांसमेंट। तो इससे ग्रोथ की फैसिलिटी दी जाती है एम्प्लॉय को, उनके एडवांसमेंट के लिए नहीं है। तीसरा है, करियर पाथ शुड बी मेड नॉन टू ऑल द एम्प्लॉयज। मतलब सभी के सभी एम्प्लॉयज को मालूम होना चाहिए कि ये हमारे जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये करियर प्लान है, तो सभी एम्प्लॉयज को उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, करियर पाथ इज फॉलो यूनिफॉर्मली फॉर ऑल द एम्प्लॉयज विदाउट बाइस। यानी किसी टाइप का भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का एम्प्लॉय को उनके करियर पाथ को लेके किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए विदाउट बेस, और सभी को यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, करियर पाथ शुड बी फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट वेरिएशंस। किसी भी टाइप का वेरिएशंस आता है तो उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विच मे बी नीडेड टू डील विद द गिवन सर्कमस्टांसेस।
किसी भी टाइप का सर्कमस्टांसेस आता है जिसकी वजह से कोई वेरिएशंस होती है, तो करियर पाथ ऐसा होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो। ऐसा नहीं कि आपने एक करियर प्लान बनाया और वो उसी हिसाब से चलेगा। इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे करियर पाथ को लेके, मतलब मान लीजिए स्केल 1 से स्केल 2 प्रमोशन, अगर हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो बोला था कि रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद मान लीजिए ऐसे कोई ऐसे आपको टाइप करना पड़ेगा, वो हो गया। और रिटर्न यानी एमसीक्यू फॉर्म में आपका होना था, फिर ऐसे होना था, फिर इंटरव्यू होना था। पर अभी ऐसा है कि ये हमारे करियर पाथ प्लानिंग में बोला गया था ऐसे। अभी मान लीजिए हमारा कोविड टाइम आ गया, जिस वजह से इंटरव्यू डायरेक्ट नहीं हो पा रहे तो उसमें रिस्क ज़्यादा है ट्रैवलिंग में, इन चीज़ों में। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी करियर पाथ क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब अभी सिचुएशंस ऐसी है कि आप फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं ले पा रहे, पर आपने अपना करियर पाथ ऐसा बनाया कि सिचुएशंस के हिसाब से जो भी सर्कमस्टांसेस आती है, तो उस हिसाब से इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो अभी क्या किया बहुत से बैंकों ने, जो भी इंटरव्यू था तो कैसे लिया, फेस टू फेस ना लेके आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इस तरह से भी आपका इंटरव्यू लिया गया। ऑनलाइन आपका डायरेक्ट जो है जूम आप बोले इस तरह के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया गया। तो यानी करियर पाथ कैसा था, फ्लेक्सिबल था बैंकों में। तो वही बोल रहा है कि करियर पाथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किसी भी टाइप का वेरिएशन आता है तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए किसी भी करियर पाथ को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, 50 हो गया। 51 देख लेते हैं। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करियर पाथ, अच्छे से वो इम्प्लीमेंट हो जाए, द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चॉक आउट द करियर पाथ, व्हाट इज द सिक्वेंसिंग ऑफ असाइनमेंट। तो अभी बोला है कि अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी करियर पाथ प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो कैसा सिक्वेंसिंग ऑफ असाइनमेंट, किस तरह से असाइनमेंट की सिक्वेंसिंग की जानी चाहिए। पहला है इसमें स्टेज की, डिफाइन द करियर स्टेज इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो करियर स्टेज आपको डिफाइन करना है, यानी किस लेवल तक आप अप्रेंटिस, मतलब जो स्टार्टिंग का स्टेज कब तक रहेगा, कब तक किस स्टेज में आप कलीग स्टेज में आ जाएंगे, किस में आप स्पॉन्सर स्टेज में आएंगे, तो वो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। कौन कौन से स्टेजेस कितने टाइम के लिए रहेगा वो सब डिफाइन होना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा, आइडेंटिफाई द कोर जॉब्स एट ईच लेवल। तो हर लेवल हमने देखा, हर लेवल पे कौन कौन सी कोर जॉब, मतलब क्या क्या आपका काम रहेगा वो भी डिफाइन होना चाहिए, वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, हर लेवल पे क्या क्या काम होना चाहिए। तीसरा, डिफाइन एंड स्पेल आउट द क्राइटेरिया फॉर ईच सक्सेसिव लेवल। इसका मतलब हो गया कि हर लेवल के लिए जो भी आपका प्रमोशन हो रहा है, तो क्या मैकेनिज्म रहेगा, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो मैकेनिज्म। और एक ओपन अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए जिसमें ये बात बिल्कुल एक्सप्लिसिट यानी एकदम साफ और क्लियर होनी चाहिए कि प्रमोशन के बाद आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी और आपको कैसे मेजर किया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये हो गया कि जब भी आप प्रमोशन ले रहे हैं तो जो भी बातें होनी चाहिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ हिडन इस तरह का नहीं होना चाहिए, और जो भी क्राइटेरिया है, वेटेज है, मेजरमेंट है, वो सारी बातें ट्रांसपेरेंटली आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आपका स्टेज है प्लेसमेंट इज द नेक्स्ट करियर रोल। जिन क्राइटेरिया की बात पॉइंट नंबर 3 या स्टेज नंबर 3 में बोली है, तो ये देखा जाएगा कि जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, जो भी आपने ट्रांसफर बातें बोली उनको फॉलो करता है, उसके बाद ही उसका अगले करियर रोल में उसका प्रमोशन या ये बोलिए प्लेसमेंट होना चाहिए। और जब भी आपका प्रमोशन होगा तो आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और काउंसलिंग की जाएगी उसी हिसाब से, जो आपका नया अभी रोल आया, जो नए रोल में अभी आपको प्रमोट किया गया, उसी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग और काउंसलिंग की जाएगी। तो ये चारों पॉइंट है हमारे सीक्वेंसिंग हो गया असाइनमेंट के, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने होते हैं एम्प्लॉय को जो कि प्रमोट होते हैं। 51 हो गया। 52 क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू पर्सनल एफिशिएंसी एज पर पारीख 1997। तो पर्सनल एफिशिएंसी के लिए कौन से जो फैक्टर्स है कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको इन फैक्टर्स को बताया था किसने, पारीख ने 1997 में। तो कौन कौन से फैक्टर्स बताया था, चार फैक्टर्स बोले हैं। पहला हो गया मोटिवेशनल, दूसरा हो गया सेल्फ अवेयरनेस, तीसरा हो गया प्रोएक्टिव बिहेवियर, और चौथा हो गया एक्शन ओरिएंटेड। वन बाय वन देख लेते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए मोटिवेटेड होने चाहिए, आपका क्या मोटिव है उस काम को करने के लिए वो आपको मालूम होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आपको अपने बारे में मालूम होना चाहिए, अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो सब आपको अपने बारे में मालूम होनी चाहिए। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी सराउंडिंग का भी हमें आइडिया होना चाहिए, और हमारे रिलेशंस कैसे हैं दूसरों के साथ वो सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, वो क्या हमारा सेल्फ अवेयरनेस। प्रोएक्टिव बिहेवियर मतलब आपका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि आप जब आपकी ज़रूरत हो तो उस हिसाब से आपको एक्ट करना है, उस हिसाब से आपको बिहेव शो करना है। एक्शन ओरिएंटेड मतलब आपको सिर्फ बातें नहीं करनी, आप अपने काम में आप उस काम को कंप्लीट करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे, एक्शन में आप ज़्यादा बिलीव करेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, ना कि जैसे कुछ लोग सिर्फ बातों में बिलीव करते काम नहीं करते।
पर पर्सनल एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है कि एक्शन ओरिएंटेड आप काम कीजिए। आपको जो भी आपको काम बोला गया उस काम को आप करेंगे और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, काम करने में ज़्यादा बिलीव करेंगे बातों से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है जो किसी भी पर्सनल एफिशिएंसी को डिफाइन करता है एज पर पारिक। 53 देखते हैं। For self-development of individual in the context of organizations, what are the aspects that require consideration? तो किसी भी इंडिविजुअल की सेल्फ डेवलपमेंट करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्या क्या एक्सपेक्ट्स है जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो 3 तरह से है, एक इंडिविजुअल लेवल पे है, एक इंटरपर्सनल लेवल पे है और एक ग्रुप लेवल पे है। तो इंडिविजुअल लेवल में 3 है, मोटिवेशन पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेस। ये जो इंडिविजुअल लेवल के 3 पॉइंट हमने अभी पढ़े, मोटिवेशन लेवल, फिर लोकस ऑफ कंट्रोल, पावर बेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों के लिए अगला जो स्लाइड है उसमें इनके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अभी बस नाम देख लेते हैं ये होते क्या है, इनको क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में भी आएंगे तभी हम इसको देख लेंगे। तो इंडिविजुअल लेवल में 3 हो गया, मोटिवेशन पैटर्न, लोकस ऑफ कंट्रोल और पावर बेस। इंटरपर्सनल लेवल पे हो गया इंटरपर्सनल नीड्स और ट्रांजेक्शन एनालिसिस। और ग्रुप लेवल पे हो गया बीइंग इफेक्टिव मेंबर इन वर्क ग्रुप, कि आप ग्रुप के मेंबर है, इफेक्टिव मेंबर है। 3 तरह से हो गए, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल और ग्रुप लेवल। ठीक है, अब जो जो इनके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। 54, व्हाट इज मोटिवेशन पैटर्न फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। अभी हमने यहाँ देखा था ना मोटिवेशन पैटर्न इंडिविजुअल लेवल पे जो था, तो मोटिवेशन पैटर्न क्या होता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ये किसकी बात की जा रही है, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंडिविजुअल को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये क्वेश्चन वही बोल रहा है कि मोटिवेशन पैटर्न क्या होता है सेल्फ डेवलपमेंट की किसी भी इंडिविजुअल की किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इंडिविजुअल हैव टू बी अवेयर व्हाट मोटिवेट देम। सो मोटिवेशन पैटर्न मतलब आपका क्या मोटिव है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करता है, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इंडिविजुअल हैव टू बी अवेयर what is his contribution to the group activities or what kind of influence he is exerting. Such analysis can reveal that for job satisfaction he can look for these opportunities. तो उन अपॉर्चुनिटीज को देख सकता है क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज वो है जो कि हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है काम को करने के लिए। It would facilitate creations of awareness about career anchor and deciding what is the most suitable action for development and increasing effectiveness. तो ये एक अच्छा तरीका है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, करियर एंकर के लिए, कि वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सुटेबल एक्शन है इस एम्प्लॉय की डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो मोटिवेशन पार्टिंग का मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो वही हो गया उसका मोटिवेशन पैटर्न, कि क्या चीज़ उसको मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, और उसी जो चीज़ उसको मोटिवेट करेगी उसी चीज़ के लिए हम कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कि वही चीज़ जो उसको मोटिवेट करेगी उसी तरह से उसको काम दिया जाए। वही मोटिवेशन पैटर्न अगर उसका रहेगा तो उससे उसकी डेवलपमेंट भी होगी और उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पहला हो गया यानी 54 क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं 55, हु डिफाइन लोकस ऑफ कंट्रोल। लेफ्ट ने 1969 और लेविन्सन ने 1972 में से डिफाइन किया था लोकस ऑफ कंट्रोल। ये तो उनका नाम है जिन्होंने डिफाइन किया। अगला 56 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अभी हमने देखा था ना मोटिवेशन पैटर्न। आप सेल्फ डेवलपमेंट कब करेंगे, जब आपका मोटिवेशन लेवल आपको मालूम होगा कि क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है। इसमें बोल रहा है लोकस ऑफ कंट्रोल क्या चीज़ है। लोकस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। Locus of control, it explains that individual have belief about who is responsible for what happens in life. तो हर इंडिविजुअल ऐसा सोचता है कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। विद सम इंडिविजुअल देयर आर मोर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो कुछ इंडिविजुअल सोचते हैं कि बाहर के यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि लोकस ऑफ कंट्रोल है, यानी वो रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को उनकी लाइफ में जो भी हो रहा होता है। एंड विद अदर देर इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हो गया, कुछ लोग मानते हैं कि हाँ हमारी अपनी वजह से जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में हमारी अपनी वजह से हो रहा है, हम रिस्पॉन्सिबल है। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं बाहर के लोग रिस्पॉन्सिबल है। तो यही दो हो गया इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सच बिलीव हैव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो उस हिसाब से उनके परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है। जैसे कि कोई आदमी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं करता, वो अपने आप को डेवलप करने से अच्छा ये सोचता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखता है कि मेरा बॉस या मेरा मैनेजर ऐसा है जिस वजह से मैं अच्छे से काम नहीं करता हूँ, या वो बाहर के फैक्टर्स देखेगा कि मेरे कलीग्स ऐसे हैं, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं काम नहीं करता, तो वो बाहर की चीज़ों में गलती निकालेगा और उस हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस होगी, उस हिसाब से उसकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो बाहर के फैक्टर्स को जान रहा है। और बल्कि रियलिटी ये भी हो सकता है कि उसको खुद भी अपना ट्रेनिंग का उसको ज़रूरत हो या उसको खुद को इन्हांस करने का जरूरत हो, पर वो ऐसा सोचता है कि एक्सटर्नल फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, तो वो खुद के बारे में
खुद को डेवलप करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जो भी एफिशिएंसी कम है या मेरी प्रोडक्टिविटी कम है काम को लेके, ये बाहर के फैक्टर्स है जिसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो वही उसमें बोला है कि उसी बिलीफ का, जैसा वो बिलीव कर रहा है कि हाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी बिलीफ का उसके परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। एंड कंसिडर्स एफर्ट्स बाय इंडिविजुअल एज टू हु कंट्रोल हिम कैन रिवेल द एरिया ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे वो डेवलपमेंट कर सकता है अगर उसको मालूम है कि मेरी खुद की मिस्टेक है या मेरी खुद की गलती है जिसकी वजह से मेरी ऐसी मेरा जो लाइफ में जो भी मेरे साथ हो रहा है या मेरा जो भी काम है, जो भी मेरा आउटपुट है, वो इसी वजह से कम है, मेरी खुद की वजह से। तो खुद को डेवलप करने का सोचेगा और उस हिसाब से उसकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी। तो पर्सन का क्या बिलीफ है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसमें बोला स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज कैन बी ड्रॉन बाय इंडिविजुअल टू ब्रिंग द डिजायर्ड ओरिएंटेशन। तो स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं, इंडिविजुअल अपना सकता है जो भी उसका डिजायर ओरिएंटेशन हो उसके लिए। ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये बिलीव है जो बताता है, किसका बिलीव है, ये हर इंडिविजुअल का बिलीव है। इट इज द बिलीव दैट इंडिविजुअल हैव बिलीव हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस इन लाइफ। ये इंडिविजुअल का ऐसा बिलीव है जो बताता है कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। कुछ को लगता है कि एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और कुछ को लगता है इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। वही होता है लोकस ऑफ कंट्रोल।